दोस्तों, आज हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट्स लोग को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वेयर ओल्ड वैल्यूज़ आर अपडेटेड टू न्यू वैल्यूज़ रिफ्लेक्टिंग करेंट सिचुएशन इज़ रिवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पुराने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यूज़ को अपडेट किया जाता है, ठीक है, और इससे रिसेंट जो मार्केट वैल्यूज़ हैं, करंट मार्केट वैल्यूज़ को दिखाया जाता है, तो रीवैल्यूएशन का ज़रूरत होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब चेंज को शो करना, ठीक है, जो चेंज आ चुका है ऑलरेडी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में, उस चेंज को शो करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपने कोई लैंड 2015 में आपने परचेज़ किया था मुंबई शहर में फॉर अ वैल्यू ऑफ से 50 लाख रुपीज़। तो डेफिनेटली 2020 में मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड मस्ट हैव इंक्रीज्ड। तो मान के चलते हैं कि उस लैंड का मार्केट वैल्यू आज के डेट में 1 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो 50 लाख से चेंज हो गया है वो 1 करोड़ में। इस चेंज को दोस्तों दिखाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग को रिवैल्यूएशन शो करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा सवाल है कि व्हेन इज रिवैल्यूएशन डन, रिवैल्यूएशन कब होता है। तो दोस्तों, इसका भी मैंने आंसर किया है, आप देख सकते हैं कि व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिवैल्यूएशन इज डन। ठीक है, मतलब कि जब भी कभी भी कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का को जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप डीड है, उसमें जब कभी भी कोई भी चेंज आएगा, चाहे वो कितना भी छोटा चेंज क्यों ना हो, रीवैल्यूएशन का ज़रूरत पड़ेगा। द फॉलोइंग केसेस रिक्वायर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में फॉलोइंग केसेस को कवर करता है जहाँ पे रिवैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 1 सेज इन केस ऑफ चेंज इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब कभी भी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को चेंज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड अपॉन होगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, तो इन दैट केस हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज के केस में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाना पड़ेगा। दूसरा है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, जब कभी भी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तब हम लोग को रिवैल्यूएशन शो करना पड़ेगा। तीसरा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एट्सेट्रा। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाएगा या उसका डेथ हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे रिवैल्यूएशन करेंगे। तीसरा सवाल है व्हाई इज इट डन, रिवैल्यूएशन करना ही क्यों है। तो मैंने देखिए आंसर किया है, रिवैल्यूएशन एम्स एट शेयरिंग एनी प्रॉफिट और लॉस टू ओल्ड दैट इज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिफोर एनी चेंज टेक्स प्लेस, दैट इज देयरफॉर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलवेज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि रिवैल्यूएशन हमेशा ये कोशिश करता है, रिवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पुराने पार्टनर्स को ही प्रॉफिट और लॉस का जो भी है वो उसको बियर करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी रिवैल्यूएशन होगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे। इसके वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो भी ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए, क्योंकि दे वर द वंस हु वर प्रेजेंट, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, शुरू से वो लोग ही प्रेजेंट थे। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी उन्हीं को बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों को रिवैल्यूएशन करने का, अकाउंट बनाने का ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, अगला सवाल है विच फिगर इज शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कौन सा फिगर दिखाएंगे? ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कौन सा फिगर? तो देखिए, इसका जवाब मैंने लिखा है ओनली द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज टेकन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज को शो करना, कोई और ओल्ड या न्यू वैल्यूज मत दिखाइएगा, ओनली शो द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगला सवाल है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि देयर आर mainly three types of accounts: real account, nominal account, personal account।
तो रिवैल्यूएशन इसमें से कौन से अकाउंट में फॉल करता है? तो आंसर है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने में इंटरेस्टेड होता है ऑन रिवैल्यूएशन, दैट इज वाई इट इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अगला सवाल है कि व्हाट रेशियो या विच रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो दोस्तों ऑलवेज एंड ऑलवेज try to use the old profit sharing ratio to share the profits and losses on revaluation। दोस्तों आइए अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि एक लेजर अकाउंट है, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि एसेट्स का जब भी डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में शो कर रहे हैं। सिमिलरली जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है तब भी हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे टू एसेट्स रिकॉर्ड डिक्रीज इन एसेट्स इधर लिखा है और यहाँ पे लिखा है टू एसेट्स अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में मैं सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी एग्जैक्टली सेम वे में आप लोगों को शो करना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंक्रीज इन एसेट्स को मैंने क्रेडिट साइड में दिखाया है और मैंने लिखा है बाई एसेट्स अकाउंट। आप लोगों को बस एसेट का नाम यहाँ पे शो करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट में इंक्रीज का जितना इंक्रीज हुआ है बस ओनली द टेक द इंक्रीज्ड वैल्यू, दैट इज द न्यू वैल्यू माइनस द ओल्ड वैल्यू, बस उतना आपको दिखाना है। और जब भी कोई लायबिलिटीज़ के केस में हम लोग बात करेंगे तो लायबिलिटीज़ के केस में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ को आपको डेबिट साइड में शो करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद सिर्फ लायबिलिटी का आपको यहाँ पे नाम लिखना है टू लायबिलिटी करके, और सिर्फ जो इंक्रीज हो रहा है बस उसको आप यहाँ पे शो करोगे। और सिमिलरली जहाँ पे जैसे ही लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो बाई लायबिलिटीज़ करके सिर्फ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ को आप यहाँ पे दिखाओगे। तो उसके बाद क्या करिएगा, आप लोग टोटल कर लीजिएगा, ठीक है, टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिएगा। अगर आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो देयर विल बी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अदरवाइज अगर डेबिट साइड आपका क्रेडिट साइड से के टोटल से एक्सीड कर जाएगा तो इट विल बी अ केस ऑफ लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आपको उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिमिलरली अगर लॉस आएगा तो आप उसको क्रेडिट साइड में दिखा करके आप उसको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यूज़ करते हुए ओल्ड प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। दोस्तों अब इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है दोस्तों? इसके पीछे ये लॉजिक है कि आपको जब भी कोई फ़ायदा होगा, ठीक है, आप उसको क्रेडिट करोगे क्योंकि वो आपका इनकम हो रहा है। तो कब आपको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों? सबको ही को पता है कि अगर एसेट्स का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, से आपका लैंड जो कि 50 लाख का लैंड है वो बढ़ करके उसका जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर गया, उसका मार्केट वैल्यू हो गया 1 करोड़। तो जो 50 लाख रुपीस का जो इंक्रीमेंट हुआ है आपके मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड में, वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ योर इनकम। और सिमिलरली अगर किसी भी व्यक्ति का अगर जो मार्केट में जो लायबिलिटीज़ है, जो उधार है, वो अगर घट जाता है तो भी उसको फ़ायदा होगा, तो आप उसको भी क्रेडिट साइड में दिखाओगे। यानी कि सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब कभी भी एसेट्स का वैल्यूज़ बढ़ेगा या लायबिलिटीज़ का वैल्यू घटेगा तो एक बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट के केस में हम लोग वैसे आइटम्स को इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज वेल एज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज़ को हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इन द सेम वे दोस्तों, जब कभी भी कोई भी एसेट्स का वैल्यूज़ अगर डिक्रीज करता है तो आपको नुकसान होगा। सिमिलरली अगर आपकी लायबिलिटीज़ यहाँ पे इंक्रीज करता है तो भी यहाँ पे आपको नुकसान होगा। इन द सेम वे अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई प्रोविजन फॉर डैमेजेस या प्रोविजन फॉर एनी फ्यूचर लॉसेस आपको क्रिएट करना है, तो इन दैट केस वंस अगेन इट्स अ न्यू लायबिलिटी। तो न्यू लायबिलिटी क्रिएट आप करोगे तो इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ लॉस, तो इसीलिए आप उसको भी यहाँ पे डेबिट साइड में आप शो करोगे। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ओल्ड रेशियो में ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। दोस्तों अब हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन हम लोग सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज यहाँ पे हम लोग को पास करने के लिए बोलेगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स।
तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या देंगे, नरेशन देंगे बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स रिकॉर्डेड। यहाँ पे इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज विल बी इक्वल्स टू द मार्केट वैल्यू माइनस द बुक वैल्यू। दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी गिवन इन द बैलेंस शीट। हो सकता है आपको एक बैलेंस शीट दे दे, तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी वैल्यूज़ रहेगा उनको बुक वैल्यूज़ बोलते हैं हम लोग। तो मार्केट वैल्यूज़ में से उन बुक वैल्यूज़ को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को एक इंक्रीज जितना हुआ होगा वो पता चल जाएगा। अब when there is decrease in the value of the liabilities, अगर liabilities के values आपका decrease कर रहा है तो in that case liabilities account यहाँ पे हो जाएगा debit और revaluation account यहाँ पे हो जाएगा credit, being decrease in the value of the liabilities recorded। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है एसेट्स का वैल्यूज आपका डिक्रीज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। और अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दोस्तों अब हम लोग इन सारे एंट्रीज को डिस्कस कर लेने के बाद अब आइए हम लोग इसका जो लॉजिक है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हो एसेट्स हैव गॉट डेबिट बैलेंस, तो ऑटोमेटिकली जब भी हम लोग इंक्रीज़ का बात करते हैं तो एसेट्स को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि तब एसेट्स का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको पता है कि एसेट्स का वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि उसको डेबिट करो, तो हम लोग को अकॉर्डिंगली एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा और ये हम लोगों को फ़ायदा करेगा, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। दोस्तों लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर लाइबिलिटीज़ को हम लोगों को घटाना है तो हम लोगों को सिंस इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम लोगों को उसका उल्टा करना होगा, हम लोगों को उसको डेबिट करना होगा। तो इसीलिए लाइबिलिटीज़ अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर दोस्तों एसेट्स को डिक्रीज़ करना है तो एसेट्स का सिंस डेबिट बैलेंस होता है, डिक्रीज़ के लिए आपको ऑपोजिट करना पड़ता है, तो देयरफॉर हम लोग को एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इट विल लीड टू अ टाइप ऑफ लॉस, देयरफॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड। दोस्तों ऑपोजिट करना होगा हम लोगों को लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ के केस में, लाइबिलिटीज़ का सिंस ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है तो अगर आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको और क्रेडिट करना होगा उसको, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये एक तरह का लॉस हो जाएगा और रिवैल्यूएशन और लाइबिलिटीज़ अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब दोस्तों हम लोग को प्रॉफिट को जब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ताकि हम लोग प्रॉफिट को उन लोगों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। दोस्तों अब हम लोग एक तो छोटा सा सम डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम लोग रिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है उसको समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये क्वेश्चन है, इसमें A, X, Y and Z are partners in a firm on 31st March 2019 their balance sheet was as follows करके आपके सामने एक बैलेंस शीट दे दिया गया है। एसेट्स में मशीनरी है 1200, फर्नीचर है 400, स्टॉक है 22,650, डेटर्स है 3,780 का और कैश है 220 का। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 8,250 है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 1800 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 1200 का, कैपिटल का बैलेंसेस है एक्स वाई एंड जेड 2000, 1750 और 1500 रुपया, टोटल 5250 और बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का तो ऑटोमेटिकली सेम होगा 8250। On 1st April 2019, they agreed to admit A on the following conditions. Point number 1, he brings in 1,800 rupees for capital and 1,500 for his share of goodwill. Second में बोल रहा है machinery and furniture to be revalued at 950 and 380 respectively. Third बोल रहा है कि value of stock to be increased by rupees 450. और लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। सबसे पहले मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में मैंने दिखा दिया है टू मशीनरी अकाउंट। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग कंपेयर करो कि मशीनरी का बैलेंस शीट में क्या फिगर था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मशीनरी का बैलेंस शीट का जो फिगर था वो 1200 रुपया था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है सेकंड वाले पॉइंट में कि मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिवैल्यूड एट, मशीन का 950 है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं कि बैलेंस शीट का फिगर 1200 है जबकि मार्केट वैल्यू इसका 950 है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ डिक्रीज। हम लोग यहाँ पे डिक्रीज देख रहे हैं। कितने का डिक्रीज देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे डिक्रीज देख रहे हैं 1200 माइनस 950, दैट इज इक्वल टू 250। तो सिंस इट इज़ अ टाइप ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉस, तो मैंने इसको डेबिट साइड में दिखाया है। इसके बाद आप फर्नीचर के केस में देख सकते हो कि फर्नीचर के केस में फर्नीचर का जो बैलेंस शीट का फिगर था वो 400 रुपीज़ था, जबकि मार्केट वैल्यू जो है उसका 380 रुपीज़ है। तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को यहाँ पे फर्नीचर का भी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दैट इज़ 400 माइनस 380, दैट इज़ 20 रुपीज़ ओनली। तो मैंने इसको भी डेबिट कर दिया है। अब स्टॉक के केस में तो डायरेक्टली बोला था कि स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज बाई 450। तो जब भी आप लोग बाई वर्ड देखोगे तो डायरेक्टली उसी फिगर को ले लेना, क्योंकि वहाँ पे बाई का मतलब, बाई कोई चीज़ फिगर बोलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली चेंज का फिगर आपको दे रहा है। तो 450 रुपीज़ का स्टॉक का इंक्रीज़ मैंने दिखाया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से दिखेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल क्रेडिट साइड 450 आ रहा है। उस 450 में से मैं 250 मशीन का और 20 रुपीज़ फर्नीचर का मैं माइनस कर रहा हूँ। तो मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 180 रुपीज़ आ रहा है। 180 रुपीज़ सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और आप लोग जानते हो कि इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर कट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द क्वेश्चन हम लोग ऑलवेज इक्वल ले लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। तो मैंने इक्वली बांट दिया 180 को 60, 60 और 60 रुपीज़ एक्स वाई और जेड में। अब हम लोग बैलेंस शीट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि देयर इज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1200 रुपीज़ इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको मुझे बांटना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने उसको बांटा है। एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, so that is profit and loss account debit to X's capital account, to Y's capital account, to Z's capital account। मैंने इसको भी इक्वली बांट दिया 400, 400 और 400 में। अब आप लोगों को याद होगा कि न्यू पार्टनर ए इज़ कमिंग इन, वो 1800 रुपीज़ अपना कैपिटल ला रहा है और 1500 रुपीज़ वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 1800 कैपिटल में मैंने क्रेडिट कर दिया, 1500 मैंने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, टोटल हो गया 3300 रुपीज़। इसको मैंने कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल था 1500 का, आप लोग जानते हो कि इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, और अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो इज़ कंसिडर्ड एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे इसको भी मैंने ओल्ड रेशियो की तरह इक्वली मैंने बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, दैट इज़ 1:1:1 होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 1500 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 500, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 500, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 500 होगा। अब आप लोग देखो कि किस तरीके से मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैं शो किया हूँ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, एक सेकेंड, डेबिट और क्रेडिट लिखना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, DR और CR। तो आप लोग यहाँ पे DR और यहाँ पे आप CR लिख दो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर्स X, Y और Z, ठीक है। तो X, Y और Z का अलग अलग कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप दिखा दो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD, तो कौन सा फिगर आप शो करोगे। यहाँ पे जो लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट्स का फिगर्स है, दैट इज़ X का 2000, Y का 1750, Z का 1500,
उसको आप यहाँ पे आप शो कर दो, दैट इज़ 2000, 1750, 1500। फिर आपको याद होगा कि ए जो है वो 1800 रुपीज़ कैपिटल ला रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो ए का कैपिटल 1800 रुपीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको शो कर दो बाई कैश अकाउंट 1800 रुपीज़। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 400, 400, 400, तो उसी को मैं यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, दैट इज़ 400, 400 एंड 400। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था आपको याद होगा कि 180 रुपीज़ आया था, उसको मैंने डिवाइड किया था 60, 60, 60 में, तो उसको भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया बाय रिवैल्यूएशन करके 60, 60, 60। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आपको याद होगा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे 500, 500, 500 में, तो एक्स वाई और जेड में 500, 500, 500 मैं शो कर रहा हूँ। अब एक्स का मैं टोटल कर रहा हूँ तो 2960 आ रहा है, वाई का 2710 आ रहा है, जेड का 2460 आ रहा है और ए का 1800 आ रहा है। ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंसेस हो जाएगा ये सारे फिगर्स। तो इसी तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या सीखें, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग क्वेश्चन में बना लीजिएगा, फिर उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। फिर अगर कोई प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस वगैरह रहेगा तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर अगर कोई गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलेगा तो उसको आप ट्रीटमेंट कर लेना, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज़ करना दोस्तों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग मानते हुए आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओल्ड रेशियो में। इसके बाद अगर हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा तो हर पार्टनर के लिए इस तरीके से अलग अलग अकाउंट आप लोग बना लेना। तो अलग अलग अकाउंट जब आप लोग हम लोग अलग अलग अकाउंट बना लेंगे, तो अलग अलग अकाउंट जब बन जाएगा तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग फिगर्स है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।